हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं। और अभी तक की वीडियो में हम देख रहे थे कि हम एनएलएम कर रहे थे एचसीवी की, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रहे थे। 1 to 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज हम अगले 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21। मैं रीड आउट कर रही हूं। अ फोर्स F vector equals to V cross A is exerted on a particle in addition to the force of gravity, where V is the velocity of the particle and A is constant vector in the horizontal direction. With what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move deflected with a constant velocity? ठीक है, क्या है देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, मैं आपको दिखा रही हूं। थोड़ा हम लोग इसमें XY प्लेन बना के फिर खेलते हैं। देखिए क्या है, 3D में समझा रही हूं मैं आपसे, ठीक है। ये है अपवर्ड्स, ये है डाउनवर्ड्स, ठीक है जी। ये है मेरा नॉर्थ, ये साउथ है, ठीक। ये मैं मान रही हूं ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। ऐसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है। अब देखिए मैं क्या करने वाली हूं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि मान लीजिए यहां पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक। ये एक पार्टिकल है, ठीक। इस पे कैसे mg कैसे एक्ट करेगा, हमें पता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। तो मैं बोलूंगी mg तो इस पे ऐसे कुछ एक्ट कर रहा है, क्या, इसका वेट, ठीक है। अभी क्या बोला है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है ऑफ द पार्टिकल इज अ कांस्टेंट वेक्टर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक। वेलोसिटी वेक्टर मैं किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ऐसे बना रही हूं, ठीक, ऐसे करके। अब बोला विथ व्हाट मिनिमम स्पीड अ पार्टिकल ऑफ मास m बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यूज टू मूव डिफ्लेक्टेड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बिना डिफ्लेक्ट किए किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूं कि ये जो V क्रॉस A जो आना चाहिए मेरा, वो इस तरह से कुछ आना चाहिए कि वो mg वाले कंपोनेंट को क्या करना चाहिए, बैलेंस आउट करना देना चाहिए। देखिए अगर मैं V क्रॉस A ऊपर या नीचे लेती हूं, तो अगर मैं इस वाले अपवर्ड के साइड में ऐसे A वेक्टर बनाऊंगी तो मेरा V क्रॉस राइट हैंड थंब रूल आप जानते हैं, ऐसे करके कुछ बाहर आएगा प्लेन में। लेकिन mg कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो क्या वो mg को बैलेंस कर पाएगा, वो mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो मैंने बोला कि इसको कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में अगर मैं ले लूं, ठीक है, ये अगर ए वेक्टर में कुछ एस डायरेक्शन में ले रही हूं, तो मैं देखिए अभी करूंगी V क्रॉस A और इसका कैसे आएगा, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्या ये mg को बैलेंस कर लेगा, मैं बोला हाँ बैलेंस कर लेगा। तो मैंने बोला ए वेक्टर कुछ ऐसा ही खींचना पड़ेगा तभी जाके ये mg को बैलेंस करेगा, ताकि जो नेट फोर्स का कंपोनेंट आए वो कुछ इस डायरेक्शन में आए, वो कुछ इस डायरेक्शन में आए, तो वो फोर्स क्या हो, mg को बैलेंस कर दे। और पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है, मूव करता रहे, ठीक है। पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। तो यही हमें बेसिकली इतना ही निकालना होता है, इतना ही हमें इसमें पता करना था कि ए वेक्टर हम कैसे ले। तो मैंने बोला, तो इससे मैंने बोला V क्रॉस A करके F निकाल दिया, वो F mg को बैलेंस करेगा। मैंने बोला ये जो फोर्स है ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। अब मैंने बोला कि F मैं क्या लिख रहा हूं, मैं V A साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट लिया मैंने, ये किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। अब मैंने बोला वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो ये कितनी होनी चाहिए, mg बाय A साइन थीटा से मेरी वेलोसिटी आएगी, ठीक। ये V ही मुझे निकालना है। मैंने बोला V मिनिमम होने के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। V मिनिमम होने के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो मैंने बोला अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहां पे रख दी तो मेरा V कितना आ रहा है, mg बाय A के बराबर। यही मेरा आंसर है, इतना ही करना था। अच्छा सवाल है, सवाल अच्छा है, देख लीजिए आप लोग।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ सिंपल एटोड मशीन two unequal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley. In a typical arrangement figure, m1 इतना है, m2 इतना है, the system is released from rest. Find the distance traveled by the first block in the first 2 seconds. ठीक है, बोला है कि ये जो पहला वाला ब्लॉक है m1, इसके द्वारा डिस्टेंस बताना है कि पहले 2 सेकंड में। मैंने बोला ठीक है बता देंगे। मैंने बोला इसमें अगर मैं फोर्स लिखूं, अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊंगी तो मैं कैसे लिखूंगी m1 के लिए। मैंने बोला एक तो m1 पे नीचे के डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा हो कितना, इसकी वेट की वजह से m1g, ठीक, और एक रस्सी में कुछ टेंशन आई होगी t, ठीक है, ये एक ही रस्सी जा रही है तो मैंने बोला इस वाली रस्सी में भी टेंशन t, नीचे में कितनी फोर्स लगेगी m2 में, m2g इसके वेट के बराबर, ठीक है, और कुछ होगा। मैंने बोला पुली में नेट फोर्स इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 2t हो जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसे मैंने एफबीडीज बना ली हैं। अब क्या बोलना है मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो पहले मैं एक्सेलरेशन वगैरह मुझे पता चल जाए तो उससे मैं डिस्टेंस वगैरह निकाल लूंगी। तो अभी देखिए मैं पार्ट ए सॉल्व कर रही हूं, ठीक है। तो अगर m1 में मैं लिखूंगी, और मैंने बोला कि m2g भारी है कि m1g, m2g भारी है, तो मैंने बोला ये जाता है नीचे एक्सेलरेशन a से, और सिमिलरली ये जाता है ऊपर एक्सेलरेशन a से, ठीक है। तो मैंने बोला m2g के लिए मैं लिख रही हूँ फोर्सेस, अभी फोर्स इक्वेशन लिख रही हूँ, तो कैसे लिखूंगी m2g के लिए, मैंने लिखूंगी m2g माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू m2 इंटू a, ठीक। अभी m1g के लिए लिख रही हूँ कैसे, t माइनस ऑफ m1g, t माइनस ऑफ m1g इक्वल्स टू m1 इंटू a, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो आपको मुझे ए निकालना है, तो मैंने बोला दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो जरा, क्या आएगा आपका, यहां से आएगा m2 माइनस ऑफ m1 g इज इक्वल्स टू m2 प्लस ऑफ m1 इंटू a, ठीक। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, m2 माइनस ऑफ m1 g डिवाइडेड बाय m2 प्लस ऑफ m1। अब कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करो। m2 कितना है आपका 600 माइनस ऑफ 300, 600 प्लस ऑफ 300 इंटू में g कर दिया मैंने, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 6, 7, 8, 9, और ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका g/3 के बराबर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ दीज मासेस m2 और m1, ठीक है। m2 नीचे जाएगा कितने एक्सेलरेशन से, g/3, और सिमिलरली m1 ऊपर कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, g/3 से। अब बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक, दैट इज m1 से हमें निकालना है। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल में लिखूंगी तो मुझे एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है 0, तो मैं ये लगा रही हूँ s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, ठीक। डिस्टेंस मूव्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक, तो ये हो जाएगा हाफ a कितना है g/3, और कितने सेकेंड्स में निकालना है, 2 सेकेंड्स में, 2 सेकेंड्स में निकालना है ना, हाँ 2 सेकेंड में निकालना है। तो ये 2 से 2 तो उड़ गया, तो ये हो जाएगा 2g/3, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 2g हो जाएगा 9.8 और ये हो जाएगा 3, इसको निकालेंगे 16, 1, 18, 19/3, तो ये आ जाएगा आपका 6.5 मीटर्स के बराबर लगभग, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक कितना डिस्टेंस चलेगा 2 सेकेंड में, 6.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। काम ही खत्म हो गया, हमें एक्सेलरेशन तो पता चल गया है, किसी भी इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दो आपको टेंशन आ जाएगा। मैंने बोला इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूं मैं, सेकेंड वाली इक्वेशन में, तो T विल बी इक्वल्स टू m1 a प्लस ऑफ m1g, ठीक। इस वाली इक्वेशन में पुट किया मैंने, इस वाली इक्वेशन में T इज इक्वल्स टू m1a प्लस ऑफ m1g, तो ये हो जाएगा m1 कितना है आपका 300, a कितना है आपका g/3 प्लस ऑफ g, तो ये आ जाएगा 300 प्लस इंटू में 4g/3, इतना ही आ रहा है ना, ठीक है।
ग्राम में है तो जरा इसको केजी में भी चेंज कर लो, 1000 से डिवाइड कर लो, बस ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4g/10 के बराबर। g की वैल्यू 9.8 पुट करिए, 9.8/10, तो ये आएगा 39, तो ये जाएगा 3.92 न्यूटन्स के बराबर लगभग। ये आपकी टेंशन आ गई, ठीक है। अब थर्ड पार्ट ये क्या दिया है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। क्लैंप पुली पे कितना फोर्स एक्सर्ट करा है, ये वाला कितना, 2t के बराबर। ये टी, तो नेट फोर्स यहां पे कितनी हो जाएगी, 2t के बराबर हो जाएगी। तो मैंने बोला कि फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप कितना हो जाएगा ऑन द पुली, तो ये हो जाएगा 2t के बराबर। तो 2t की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 3.92, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ 4, 8 1, 3 2 ज़ 6 7, तो ये हो जाएगा 7.84 न्यूटन्स के बराबर। ठीक, इजी है ये क्वेश्चन, बेसिक सा, ठीक है, देख लीजिए अभी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलें। क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। Consider the Atwood machine of the previous problem. The larger mass is stopped for a moment 2 seconds after the system is set into motion. Find the time elapsed before the string is tight again. ठीक है, क्या था प्रीवियस क्वेश्चन, डाटा ले ले इसमें से। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन था क्या, अभी तक क्या हुआ है, ये है M1, इसका मास है 300 ग्राम, और ये है हमारा M2, इसका मास है 600 ग्राम। ठीक, अभी रोकने से पहले क्या था सिचुएशन कि ये वाला मास जो है वो नीचे जा रहा था g/3 एक्सेलरेशन से, और ये वाला मास ऊपर जा रहा था कितने एक्सेलरेशन से, g/3। यहां तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है जी। तो मैंने बोला अगर ये g/3 एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर और ये g/3 नीचे एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसके पास पक्के से कोई वेलोसिटी आएगी। मैंने बोला पहले वो वेलोसिटी देख लो, v = u + at, u0, a कितना है हमारा g/3, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, तो हो जाएगा 2g/3। इसके पास 2g/3 वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, इसके पास नीचे के डायरेक्शन। अब क्या हुआ कि इसको रोक दिया गया, M2 को जैसे ही रोका गया तो M1 तो ऊपर चल रहा था कितनी वेलोसिटी से, 2g/3, इतनी वेलोसिटी से ऊपर चल रहा था। ये है हमारा M1, लेकिन M2 को क्या किया है, नीचे से रोक दिया गया ऐसे करके। तो मेरे M2 की वेलोसिटी तो क्या हो गई, 0 हो गई, रोक दिया गया, 0 हो गई वेलोसिटी। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में। मैंने बोला कि M1 तो अभी भी ऊपर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 2g/3, लेकिन M2 को मैंने रोक दिया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब क्या होगा, अब स्ट्रिंग क्या होगी, स्लैक होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो बोला है कि 2 सेकंड के लिए रोका है, बहुत ही छोटे से मोमेंट के लिए हमने रोका है इसको। तो मैंने बोला लेकिन स्ट्रिंग तो फिर भी क्या होगी, स्लैक होगी। स्लैक होने के बाद उसके एक टाइम आएगा जब स्ट्रिंग दोबारा से टाइट हो जाएगी। कब टाइट होगी, मैंने बोला तब टाइट होगी जब M1 और M2 का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर हो चुका होगा। क्या होगा, M1 और M2 का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर हो चुका होगा। तो क्या होगा, रस्सी दोबारा से टाइट हो जाएगी। मैंने बोला रोकने के बाद सारी फोर्सेस, जितनी भी टेंशन ऊपर लग रही है वो सब तो गायब हो जाएगी। ठीक, क्योंकि रस्सी स्लैक हो जाएगी तो टेंशन खत्म हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, अभी क्या होगा, लेकिन यहां पे ग्रेविटी तो नीचे लग रही होगी, कुछ नहीं लग रहेगा तो जी तो लगेगा ही हमेशा इनके ऊपर, नीचे के डायरेक्शन में। मैंने बोला ये भी नीचे जी लगेगा और इसके ऊपर भी नीचे जी लगेगा। ठीक है, फ्री फॉलिंग जैसी कोई कंडीशन बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। रस्सी हट गई है, कोई फोर्स ऊपर खींचने वाला नहीं है, तो नीचे ही आएंगे, नीचे आएंगे, बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्रिंग दोबारा से स्लैक टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बोला तब टाइट होगी जब दोबारा से सेम डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे ये लोग। तो मैंने बोला मान लीजिए ये ऊपर चलता है कितना, x1, और उतने टाइम में ये कितना चलता है, x2 चलता है। मैंने बोला जब x1 x2 के बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, रस्सी दोबारा से टाइट हो जाएगी।
ठीक है, तो मैंने बोला x1 कैसे निकालेंगे m1 के लिए। m1 के लिए अगर x1 लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, x1 विल बी इक्वल्स टू u कितना है 2g/3 इंटू टी माइनस हाफ g इंटू में टी स्क्वायर। ये तो आ गया x1। यदि सिमिलर तरीके से मैं x2 लिखूं तो कैसे लिखेंगे, हाफ g, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई है, हाफ g इंटू में टी स्क्वायर। ठीक, वो इंस्टेंट जब दोबारा से स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। मैंने बोला x1 x2 के बराबर कर दो, तो मैंने बोला x1 x2 के बराबर कर दो, तो x1 कितना है 2g/3 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो हो जाएगा 2g/3 इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर। तो g से g तोड़ गया, t से एक t भी उड़ गया, तो t कितने के बराबर आया 2/3 सेकेंड्स में। तो वो जो टाइम एलैप्स कितना निकलेगा 2/3 सेकेंड्स। इतने समय के बाद रस्सी दोबारा से क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखिए, खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा आप लोग खुद भी। क्वेश्चन नंबर 24, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ 3 kg। कितना मास है इसका, 3 kg है। ठीक है, द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन्स। फाइंड द फोर्स exerted by the 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. All the surfaces are smooth and the strings and the pulleys are light. ठीक है जी, समझ में तो आ गया क्वेश्चन। अब देखिए मैं क्या करने वाले हूं, मैं क्या होता है ना, एक्सेलरेशन जो होता है इस केस में डायरेक्ट निकालती हूं। कैसे, मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स बट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अलग अलग करके बनाएं। यहाँ पे टेंशन 32, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी 32, यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी 20। अब इनको अलग अलग कर लें, इनके बीच में टी बना दें, फिर आप इसको एक्सेलरेशन बोले कि ये वाला पार्ट भारी है, मैंने बोला एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा। इसके लिए 2 इक्वेशन बनाएं, फिर आप एक्सेलरेशन लगाएं, टी की वैल्यू निकलेगी। आप वैसे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे डायरेक्टली कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला नेट ड्राइविंग फोर्स कितनी है 32 है, यहाँ पे 20 है, तो मैंने बोला 32 माइनस ऑफ 20। ठीक, टोटल मास कितना है मेरा 3 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/3 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया डायरेक्ट। अब मेरे को बोलना है कि 20 सेंटीमीटर वाला कितना फोर्स लगा रहा है इस 10 सेंटीमीटर वाले पे, तो मैंने बोला इसको मैं जरा अलग अलग करके अगर बनाऊं। ठीक, ये मेरा 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ये 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है। मैंने बोला इनके बीच में ऐसी फोर्स कुछ आ रही होगी, टी 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 करके आ रही होगी फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे इस पे कितनी लग रही होगी 32, और इस वाले पे यहां से कितनी लग रही होगी 20 न्यूटन। मैंने बोला कोई भी एक पार्ट उठा लो, मुझे टी की वैल्यू ही बतानी है। मैंने बोला 20 सेंटीमीटर वाला उठा ले रही हूँ। मैंने बोला इस वाले पे फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी लग रही है टी, ये टी की वैल्यू ही मुझे चाहिए। और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है 32। एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने अभी हाल ही निकाला है। ठीक, अभी इसका मास कैसे पता चलेगा 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट का, कैसे पता चलेगा, देखिए बहुत इजी मैं बताती हूँ आपको। देखिए 30 सेंटीमीटर टोटल था, तो 30 सेंटीमीटर का कितना मास था 3 kg। ठीक, तो मैंने बोला 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 30/30। यूनिटरी मेथड जानते हैं तो बस हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर वाले का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/30 इंटू 20, इतना kg। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम। तो मैंने बोला अब इस वाले इसका मास मुझे पता है कि कितना है 2 kg है। ठीक, तो इसका 1 kg हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 kg का हमारा, और ये है हमारा 1 kg का। मैंने बोला अब तो गेम ही खत्म है, ये हमें दिया है, इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखो, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस ऑफ टी इक्वल्स टू m कितना है 2
इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4, तो कि टी कितना आ जाएगा 32 माइनस ऑफ 8, ठीक, तो ये हो जाएगा 12 माइनस ऑफ 8 है ना, तो 4 और 2 24 न्यूटन। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही फोर्स लगेगी। ठीक है, ऐसे जल्दी हो जाता है थोड़ा, इसलिए मैं कर लेती हूँ। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, काफी बार ये चीज नहीं निकल पाती है, तो ये चीज कैसे निकालते हैं ये थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर टाइट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये मुझे कुछ लेंथ वेंथ दे रखी है यहाँ पे, तो मैंने बोला अगर मैं इसको थीटा मान रही हूं, ठीक है, तो मेरा साइन थीटा कितना आया है 3/5 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा 3/5 कितना होता है 37 पे। ठीक है जी, तो ये वाला एंगल मेरा बेसिकली कितना दे रखा है 37 डिग्रीज। ठीक है, ये मेरा 37 दे रखा है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्रीज। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने बोला इस पे क्या होगा, एक mg डाउनवर्ड्स लग रहा होगा ऐसे करके, इसके लिए भी एक mg डाउनवर्ड्स लग रहा होगा। इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। मैंने बोला कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, अलोंग वाले से क्या होगा एक्सेलरेशन आएगा, तो सिर्फ वही देख रही हूं। मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका mg, इसको मैं यहां बना लूं जरा, ठीक है, देखना। ठीक, यही दिया हुआ आपको, तो मैंने बोला एक तो इसका अलोंग द इंक्लाइन आएगा कितना mg साइन 53 डिग्री। ठीक, परपेंडिकुलर वाले से कोई मतलब नहीं है तो मैं लिख नहीं रही। इसका भी एक अलोंग द इंक्लाइन आएगा कितना mg साइन 37 डिग्रीज। ठीक, तो मैंने बोला नेट ड्राइविंग फोर्स जो होगी और एक्सेलरेशन इनका इन्हीं वाले उससे कुछ आ रहा होगा। मैंने बोला मान लीजिए ये जाता है इस डायरेक्शन में, लेट कर लेती हूँ, मैंने बोला कि ये इस डायरेक्शन में जाता है किसी एक्सेलरेशन ए से, तो सिमिलरली ये भी कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। ठीक है जी, तो मैंने बोला इस एक्सेलरेशन के लिए नेट ड्राइविंग फोर्स कौन कौन से कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे, ये वाले और ये वाले कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे, यही दोनों काम कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने बोला टेंशन टी होगी, उससे कोई मतलब ही नहीं है अभी टी टेंशन से, क्या ही निकालना है मुझे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। खत्म हो गई पिक्चर। मैंने बोला एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन मुझे पता होता है नेट ड्राइविंग फोर्स। आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, ऐसे दो इक्वेशन बनेगी, mg sin 37 माइनस टी इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए, यहाँ पे बनेगी t माइनस ऑफ mg sin 53 डिग्री इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। ऐसे करके दो इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैं नहीं करती हूँ वैसे, मैं ऐसे करती हूँ नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये मुझे अच्छा लगता है, जल्दी हो जाता है मेरा। ठीक है, तो मैं ये वाला यूज करना प्रेफर करती हूँ। तो नेट ड्राइविंग फोर्स मैंने बोला mg साइन 37 माइनस में mg साइन 53 डिग्रीज। ठीक है, टोटल मास कितना है मेरा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब m मुझे पता है कितना दिया हुआ है यहाँ पे, mg मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो साइन 37 कितना होता है 3/5 और साइन 53 कितना होता है 4/5। ठीक है जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, m की वैल्यू यहाँ पे 1 है और इसको माइनस करूंगी तो मैं बोलूंगा -1/5 g/2, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ g/10। ठीक, अब ये एक्सेलरेशन कितने आया है माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मासेस ऐसे नहीं जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे। कैसे होगा इनका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में,
ऐसे g/10। ठीक, कैसे होंगे? ऐसे होगा इनका एक्सेलरेशन, कितना? g/10। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा कर दो। ठीक, किसी भी डायरेक्शन में मान लो उसके अपोजिट कर दो। ठीक है जी, ठीक, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, उससे निकाल लो, काम बन जाएगा आपका। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने लिया है वो सही है, यदि नेगेटिव में आता है तो उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है जी, ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है ये। चलिए तो ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। अ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू m2g/2 इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m. 1. As shown in the figure, the string and the pulley are light and the surface of the table is smooth. Find the acceleration of m1. ठीक है जी, m1 का एक्सेलरेशन बताना है। मैंने बोला ये जा रहा है आई से किसी एक्सेलरेशन a से, तो ये नीचे जाएगा किसी एक्सेलरेशन a से। ठीक, अगर मैं इस पे फोर्सेस बनाऊं तो ये एक फोर्स आएगी इस पे m2g आई से नीचे ग्रेविटी की वजह से, एक टेंशन आएगी T, सेम ही स्ट्रिंग है तो ऐसे टेंशन T। ठीक, ये बन गया। अब फोर्स इक्वेशन लिखूंगी मैं सबके लिए अलग अलग। देखो m2 के लिए लिख रही हूं पहले, तो मैंने बोला m2g माइनस ऑफ T इक्वल्स टू m2 इंटू a। ठीक, अभी इस m1 के लिए लिख रही हूं T माइनस ऑफ F इक्वल्स टू m1 इंटू में a। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो मैंने बोला दोनों इक्वेशन को जरा ऐड करके तो दिखाओ। तो मैंने बोला m2g माइनस ऑफ f विल बी इक्वल्स टू m2 प्लस m1 इंटू में a। ठीक है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आया? m2g माइनस ऑफ f अपॉन में m2 प्लस ऑफ m1। ठीक, अभी क्या f की कुछ वैल्यू दे रखी थी, कितनी? m2g/2, तो ये हो जाएगा m2g माइनस ऑफ m2g/2 अपॉन में m2 प्लस ऑफ m1, तो ये हो जाएगा m2g/2 m2 प्लस m1। ये आ जाएगा एक्सेलरेशन किसका? m1 का। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है, फोर्स इक्वेशन वगैरह लगाइए बस, खत्म। ठीक है, ये तो इजी है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इन द फिगर m1 is 5 kg, m2 is 2 kg and f is 1 Newton. Find the acceleration of either of the blocks. Describe the motion of m1 if the string breaks but f continues to act. अच्छा जी, ठीक है जी, तो जरा इस पे फोर्सेस वगैरह बना ली जाए, FBD बना लेते हैं इसकी। तो मैंने बोला अगर m2 की बनाऊंगी तो m2 पे नीचे एक कितनी लग रही है? m2g इसकी वेट की वजह से, और f तो लगी रही है। m1 पे f तो लगी रहा है और एक m1g भी लग रहा है इसकी वेट की वजह से। स्ट्रिंग में कुछ टेंशन T, तो इस वाले में भी T। ठीक है, ठीक है। अब m1 क्या है? भारी है, तो मैंने बोला ये जाएगा नीचे एक्सेलरेशन a से, तो ये जाएगा ऊपर किसी एक्सेलरेशन a से। ठीक है, m1 भारी है ना, तो ये नीचे ही ले जाएगा इसको, तो मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a से और ये ऊपर जा रहा है। बस अब मैं फोर्स इक्वेशन लिखने वाली हूँ, देखिए दोनों के लिए कैसे लिख रही हूँ। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगी। कैसे? नेट ड्राइविंग फोर्स, एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, एक्सेलरेशन निकालना है ना ब्लॉक का। मैंने बोला नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स m1 के लिए कितनी होगी? m1g प्लस f। m2 के लिए कितनी हो जाएगी? m2g प्लस f। तो मैं एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। देखिए एक्सेलरेशन मासेस का क्या लिख रही हूँ? मैंने बोला नेट ड्राइविंग फोर्स, डायरेक्ट लिख देना चाहिए, जब आता है तो क्यों नहीं, अपॉन में टोटल मास। ठीक,
इक्वेशन बनाओ, लिखो, नहीं आ रहा समझ में, इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाओगे? m1g प्लस एफ माइनस ऑफ टी इक्वल्स टू m1 इंटू ए, इस वाले के लिए पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन t माइनस ऑफ m2g प्लस माइनस ऑफ f इक्वल्स टू m2 इंटू ए। ठीक है, दो इक्वेशन आराम से बैठ के सॉल्व करो, a की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू निकालो, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है निकालो। मैं ऐसे करती हूं। ठीक, मैंने बोला ये वाला बड़ा है तो मैंने लिखा m1g प्लस एफ माइनस ऑफ m2g प्लस एफ, ठीक, अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2। मैं तो ऐसे कर लेती हूँ। ठीक, तो मैंने बोला f से तो पहले f उड़ गया, तो ये हो जाएगा m1 माइनस ऑफ m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। इनकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं क्या? हाँ, दे रखी है। m1 कितना है 5 माइनस m2 कितना है 2, 5 माइनस 2 अपॉन में 5 प्लस 2 इंटू जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3g बाय कितना 7। ये हो जाएगा 30 बाय 7, 30 बाय 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 82.4। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन, किसके लिए? ब्लॉक के लिए। ठीक है, त्वरण, त्वरण भी कहते हैं हम हिंदी में एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा। अब हमें निकालना है, अब क्या दिया है? डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f कंटिन्यूज टू एक्ट। तो मैंने बोला यदि m1 को मैं देखूंगी तो मैंने बोला स्ट्रिंग ब्रेक हो गई है तो t तो गायब हो जाएगा, ये t जो लग रहा है यहां पे गायब हो जाएगा। लेकिन अभी m1 तो नीचे लग ही रहा है, m1g, और क्या लग रहा है? और f भी लग रहा है। ठीक 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 है, तो मैंने बोला ये दोनों तो लग ही रहेंगे, तो मैंने बोला अगर मैं इसका एक्सेलरेशन देखूं नीचे की डायरेक्शन में तो वो कितना आ जाएगा? इसका ये आ जाएगा m1g प्लस एफ अपॉन में m1 के बराबर। नीचे जाएगा ये किसी एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? m1g प्लस एफ डिवाइडेड बाय m1। अगर f नहीं लग रहा होता तो g से फ्री फॉल होता। ठीक, अभी f लग रहा है तो हम लगा देंगे। m1 कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5g प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा g प्लस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा। इतने एक्सेलरेशन से ये क्या हो जाएगा? नीचे जाने लगेगा। जैसे ही हम स्ट्रिंग को ब्रेक कर देंगे या हटा देंगे तो टेंशन गायब हो जाएगी, ये टी गायब हो जाएगा। स्ट्रिंग ही गायब हो गई तो टी काय में लगेगा? गायब हो गया। अगर एफ नहीं होता तो फ्री फॉल होता, एफ है तो किसी और एक्सेलरेशन से चलेगा। कितने से चलेगा? g प्लस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगा? नीचे गिरेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? लेट m1 1 kg, m2 2 kg and m3 is 3 kg. Find the acceleration of m1, m2 and m3. The strings from the upper pulley to m1 is 20 centimeter. When the system is released from rest, how long will it take before m1 strikes the pulley? हाँ m1, ये रहा m1। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा होगा इसमें। मैंने बोला ये m1 जाएगा किसी एक्सेलरेशन a से ऊपर। ठीक, तो पुली जाएगी, ये जो पुली है ये जाएगी नीचे किसी एक्सेलरेशन a से नीचे। लेकिन m2 और m3, अभी मैं ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से बात कर रही हूं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यहीं पे चढ़ के बैठ जाऊं, इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाऊं, तो मुझे क्या दिख रहा होगा कि m3 किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? किसी AR एक्सेलरेशन से। ठीक, और m3 बड़ा है ना, m3 है 3 kg और m2 है 2 kg, और m2 किससे जा रहा हो? किसी एक्सेलरेशन AR से ऊपर। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं ग्राउंड फ्रेम पे आई, अभी मैं चढ़कर बैठी थी तो मुझे ये दिख रहा था,
इस पुली पे चढ़कर बैठी थी तो मुझे ये दिख रहा था। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्रेम में आऊंगी तो मुझे क्या लगेगा कि दोनों, ये पूरा सिस्टम नीचे आते हुए दिखेगा और ये ब्लॉक ऊपर जाते हुए दिखेगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम नीचे आते हुए दिख रहा होगा और ये ब्लॉक ऊपर जाते हुए दिख रहा होगा। तो ये वाला ब्लॉक बेसिकली कितने एक्सेलरेशन से टोटल नीचे आ रहा होगा? मैंने बोला ये आ रहा होगा a प्लस ऑफ ए आर से नीचे। कितने एक्सेलरेशन से नेट नीचे आ रहा है? a प्लस ऑफ ए आर। और ये वाला ब्लॉक भी नीचे आ रहा होगा, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से बात हो रही है, कितने से? a माइनस ऑफ ए आर से नीचे जा रहा होगा। ऊपर था ना इसका ये वाला, तो मैंने बोला a माइनस ऑफ ए आर। ग्राउंड फ्रेम से बात कर रही हूं मैं। किससे बात कर रही हूं? ग्राउंड फ्रेम से। जब मैं इसके ऊपर चढ़ के बैठी थी पुली के ऊपर, तो मुझे क्या दिख रहा था कि ये ब्लॉक नीचे किसी एक्सेलरेशन ए आर से नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए आर से। ठीक, लेकिन अभी मैं ग्राउंड फ्रेम में आ रही हूं तो मुझे दिख रही है कि ये पुली नीचे जा रही है नेट कितने एक्सेलरेशन से? a। ठीक, तो ये वाले दोनों ब्लॉक मुझे कैसे दिखेंगे? मैंने बोला ये दिखेगा मुझे a प्लस ऑफ ए आर से नीचे आते हुए और ये वाला मुझे दिखेगा a माइनस ऑफ ए आर से नीचे आते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही हो रहा होगा। ऐसे ही मुझे दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहे होंगे। ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से बात कर रही हूं मैं। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखूंगी। ठीक, यदि मैं m1 की बात करूं, जरा इसको तहजीब से बनाएंगे। ठीक है, यदि अभी मैं m1 की बात कर रही हूं, m1 को देखिएगा बस। मैंने बोला ये जा रहा है ऊपर किसी एक्सेलरेशन a से। ठीक, नीचे इसमें फोर्स लग रही है कितनी? इसकी वेट की वजह से m1g। ऊपर एक टेंशन लग रही है t। ठीक, स्ट्रिंग्स में टेंशन कैसे आएगी? मैंने बोला यहां पे आएगी टेंशन t, यहां पे t, सॉरी यहां पे बनाती हूं। मैंने बोला t t, तो यहां पे टेंशन कितनी आ जाएगी? 2t। और यहां पे भी टेंशन, अरे यार इरेजर दे दो जरा, नीचे से बनाती ना तो थोड़ा इजी लगता है मुझे, इसीलिए मैंने उल्टा कर दिया। मैंने बोला यहाँ टेंशन टी टी, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के 2t, तो इस वाले पार्ट पे भी टेंशन कितनी आ जाएगी? 2t, सेम स्ट्रिंग, तो 2t टेंशन। यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी? 4t, 2t 4t के बराबर आएगी। ठीक, तो टेंशंस भी हमने लिख ली है। ठीक है, अब मैं फोर्स इक्वेशन लगाना चालू करी सबके लिए। पहले मैं एफबीटीज आपको अलग अलग बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने m1 के लिए ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? ऊपर 2t लग रही है। ठीक, और ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a से, नीचे लग रहा है इसमें m1g। और कोई फोर्स क्या इसके ऊपर लग रही है? और कोई फोर्स नहीं लग रही है। यदि मैं m2 के लिए एफबीडी बनाऊं, ठीक, यदि मैं m2 के लिए एफबीडी बना रही हूं तो m2 नीचे कितना जा रहा है? किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? a माइनस ऑफ ए आर से नीचे जा रहा है। ठीक, a माइनस ऑफ ए आर से नीचे जाते हुए दिखेगा मुझे। ग्राउंड फ्रेम से मैं बात कर रही हूं। ठीक है, ऊपर इस पे टेंशन कितनी लग रही है? t लग रही है, और नीचे इसका वेट कितना लग रहा होगा? m2g। ठीक, और कोई फोर्स क्या लग रही होगी इसके ऊपर? और कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। मैंने बोला सिमिलरली m3 के लिए भी जरा बना लीजिए। मैंने बोला m3 नीचे जा रहा होगा किस एक्सेलरेशन से? a प्लस ऑफ ए आर से। ठीक, ऊपर टेंशन कितनी लग रही है? t, और नीचे कितना लग रहा होगा? m3g, वेट की वजह से इसके। ठीक, तीनों ही ब्लॉक्स की एफबीडी बना चुकी है। क्या मैं अब तीनों के लिए फोर्स इक्वेशन लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। मुझे अब सब दिख रहा है, क्यों नहीं लिख दूंगी। मैंने बोला पहले मैं इसके लिए लिख रही हूँ, m1 के लिए। ऊपर जा रहा है, कौन सी फोर्स बड़ी है? ऊपर वाली की नीचे वाली? ऊपर वाली ऑब्वियसली। तो हो जाएगा 2t माइनस ऑफ m1g इक्वल्स टू m1 इंटू a। पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, बहुत आराम से लिखिए, कोई गलती का स्कोप नहीं है। तो ये हो जाएगा m2g, इस वाले के लिख रही हूं, m2g बड़ा माइनस ऑफ t इक्वल्स टू m2 इंटू a माइनस ऑफ ए आर। ठीक है, प्रेम से लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इस वाले के लिए इक्वेशन लिख रही हूं मैं, m3g माइनस ऑफ t इक्वल्स टू m3 इंटू a प्लस ऑफ ए आर। इक्वेशन नंबर 3 हो गई मेरी। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बहुत आराम से, बहुत प्यार से इक्वेशन लिख दी गई है। कुछ नहीं, जो दिख रहा है बस वही लिख दिया है। जैसे इनके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उस हिसाब से मैंने फोर्स लिख के नेट फोर्स लिखी है और मास इंटू एक्सेलरेशन किया है, यही किया है बस, और कुछ नया नहीं किया है मैंने इसमें। ठीक है, अब मैं m1 m2 m3 की वैल्यूज इसमें
डाल रही हूं ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। m1 कितना है, 1 के बराबर है, तो मैं पहली इक्वेशन लिख रही हूं 2t माइनस ऑफ 1g इक्वल्स टू a। ठीक, तो यहां से मेरा t क्या निकल के आया है, a प्लस जी बाय 2, ये मेरी t की वैल्यू निकल के आई है। ठीक, भूल मत जाइएगा कि मेरी t की वैल्यू इतनी निकल के आई। दूसरी वाली इक्वेशन को देखिए, मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रही हूं m2 की, तो ये हो जाएगा 2g माइनस ऑफ t इक्वल्स टू, m2 को मैंने नीचे से डिवाइड कर दिया, m2 चलिए अभी नहीं डिवाइड कर रही हूं, तो ये हो जाएगा m2 कितना है, डिवाइड कर देते हैं पहले, थोड़ा इजी आ जाएगा। मैंने बोला m2 को नीचे डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा g माइनस ऑफ t अपॉन m2 इक्वल्स टू a माइनस ऑफ ar। ठीक, g माइनस t बाय m2 इक्वल्स टू a माइनस ऑफ ar। कायदे से देखिएगा, ये वाला हो जाएगा, इसको m3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा g माइनस t अपॉन m3 इक्वल्स टू a प्लस ऑफ ar। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक्स द पुली। तो बेसिकली मुझे किसके एक्सेलरेशन, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पता करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इनमें से ar चाहिए, a चाहिए, t चाहिए, क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं अपनी इक्वेशन सॉल्व करती हूं। मुझे चाहिए क्या है कि m1 इस पुली को कब तक स्ट्राइक कर दे, कितने समय में स्ट्राइक कर देगा, यही निकालना है। तो मुझे ये एक्सेलरेशन a पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहां पे एक्सेलरेशन a पता करने के लिए क्या कर दूं, मैं दोनों ही इक्वेशन को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। इसको ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 2g माइनस ऑफ t 1/2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2g, t की वैल्यू मैं यहां से रख रही हूं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस जी बाय 2 इंटू में 5 इंटू में 5/6 इक्वल्स टू 2a। ठीक है, 12 2 से 24g माइनस ऑफ 5a। ठीक है, माइनस ऑफ 5g 24a। तो 24g माइनस 5g हो जाएगा 19g इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 29a के बराबर। ठीक है, तो a आ जाएगा आपका 19g बाय 29। ठीक, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक्स द पुली। ठीक है, और ये लेंथ कितनी दे रखी है स्ट्रिंग की, 20 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला अगर टाइम निकालना है तो s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर निकाल दो, लगा दो सॉरी, तो ये हो जाएगा s 20/100, हाफ a कितना है 19g बाय 29, और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर। तो t की वैल्यू जो आएगी वो जाएगी 20 इंटू 2 इंटू 29, 20 इंटू 2 इंटू 29 बाय 100 इंटू 19 इंटू 10, इसका अंडर रूट। इसको सॉल्व करो, t की वैल्यू निकालो, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है टाइम की। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो जो टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.247 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, तो इतने समय बाद m1 क्या होगा, पुली में जाके, पुली से जाके स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। ये वाली जो चीज है ना, ये अगर दिख जा रही है, क्वेश्चन खत्म है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये अगर आप गलत कर दिए तो फिर भारी पड़ जाएगा क्वेश्चन। वो वाली चीज अगर निकाल लोगे, ग्राउंड फ्रेम से क्या दिख रहा है, तो ये सब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। ठीक है, चलो ठीक है, देख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया।
थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था और ये वाली चीज में अच्छी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 इक्वल्स टू 2 kg एंड m3 इक्वल्स टू 3 kg, व्हाट शुड बी द मास ऑफ m1 सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पे रहना है, मतलब m1 क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 हो जाए। इसका मतलब मैं बोल रही हूँ कि 2t किसके बराबर होना चाहिए, m1 g के बराबर होना चाहिए। तो जो पहली इक्वेशन यहां से निकल के आई वो ये निकल के आई कि t किसके बराबर, 2t किसके बराबर होनी चाहिए, m1 g के बराबर। तो मेरा t कितना आया, m1 g बटा 2 के बराबर। देख लो ना, यही है ना, मैंने बोला इसको m1 को रेस्ट पे रखना है तो इसका मास बताओ कितना होना चाहिए। तो मैंने बोला अगर एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन मुझे क्या कर देना है, 0 कर देना है। इसका मतलब 2t किसके बराबर हो जाए, m1 g के बराबर हो जाए। तो मुझे इसकी m1 की ही वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला ठीक है, ये एक कंडीशन मेरे पास क्या बन के आ गई कि 2t किसके बराबर होना चाहिए, m1 g। तो t किसके कितना आ गया मेरा, इससे m1 g बाय 2 आ गया। अच्छा ठीक है, अब इससे मैंने इन दोनों वाली इक्वेशन को जो मैंने इस वाले मास और इस वाले मास से बनाई थी, इन दोनों को सॉल्व करके मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे ये वाली बनाई थी। क्या थी इक्वेशन, 2g माइनस टी इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 इक्वल्स टू 2a के बराबर हो गई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी। मैंने बोला ये तो मेरा 0 हो गया है, ये 0 के बराबर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2g विल बी इक्वल्स टू t इंटू 1/m1, सॉरी m2 प्लस m3 था ये, 1/m2 प्लस 1/m3 ये आएगा। अरे ये तो 0 हो गया ना, m1 तो रुक चुका है अब। ठीक है, तो मैंने बोला जरा t की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो जरा, तो ये हो जाएगा 2g विल बी इक्वल्स टू m1g बाय 2, और m2 और m3 की वैल्यू दे रखी है कितना, 2 और 3। तो इसे पुट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 5/6। ठीक, अब बस m1 की वैल्यू तो आ ही गई है, यहाँ से g से g उड़ जाएगा ना, हाँ g से g तो उड़ गया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24/5, तो 5 4 ज़ा 20 पॉइंट और 5 8 ज़ा, तो m1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4.8 kgs। अगर m1 को क्या करना है, रेस्ट पे रहना है, बस इतना आप निकाल लेंगे, यही वाला है इसमें की पॉइंट, ये हो जाएगा। तो बाकी वही किया मैंने, दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करके जो इक्वेशन आई थी उसमें a को 0 पुट करके निकाल ली मैंने m1 की वैल्यू। ठीक है, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग shown in the figure. The pulley and the strings are light and all surfaces are frictionless. Take g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन भी। मैंने बोला ये नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, वेट कितना लगेगा इसका, m1g के बराबर, 1g के बराबर m1g मैंने बोल दिया इसे। टेंशन कितना आएगा स्ट्रिंग में, t, सेम स्ट्रिंग टेंशन यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, t। मैंने बोला यदि ये नीचे जाता है किसी एक्सेलरेशन a से, तो ये आगे जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से a। अब दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स की FBD है, उनसे इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो। इस वाले के लिए इक्वेशन मैं बनाऊंगी तो ये हो जाएगा 1g माइनस ऑफ t, इसके लिए बना रही हूँ 1g माइनस t इक्वल्स टू m1 इंटू इसका एक्सेलरेशन a। इस वाले ब्लॉक पे एक नीचे में वर्टिकल फोर्स लगेगी इसके वेट के बराबर, उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक्सेलरेशन में मदद नहीं कर रही है। कौन कर रहा है, t। तो यही लिखना है बस। तो t इक्वल्स टू 1, इसका भी मास 1 है, इंटू इसका एक्सेलरेशन a। कुछ नहीं, t की वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, तो ये हो जाएगा 1g माइनस ऑफ 1a इक्वल्स टू 1a। तो 1g विल बी इक्वल्स टू 2a, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस विल बी g बटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बताना था इसमें, यही तो बताना था, पुली इन द स्ट्रिंग्स आर लाइट, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, टेंशन बताना है स्ट्रिंग में, कोई नहीं, ये भी निकल गया। मैंने बोला इसमें जरा वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल्स टू 1 इंटू g बाय 2, तो टेंशन कितनी आई, g बाय
2 न्यूटन्स के बराबर। ठीक है, इतनी टेंशन होगी स्ट्रिंग में। ठीक, इजी है ये तो सवाल, ये तो हो जाना चाहिए बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चन देख लिए? क्वेश्चन नंबर 30। तो आज हमने अगले 30 क्वेश्चन अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन नंबर 42 तक ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे 12 क्वेश्चंस सारे एक ही वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, चैप्टर अच्छा है, इजी है, आपको एफबीडीज बनाने आ गई। एनएलएम कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, एफबीडीज बनाना आ गई। ठीक, फोर्स इक्वेशन तमीज से लिख के कैलकुलेशन कर लिया है, चैप्टर खत्म है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो वाट लग जाएगी। तो इसीलिए अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना। चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।